दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। जी हाँ दोस्तों, आज पूरे दिन की कई महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें निकल कर आ रही हैं। जानेंगे एक एक करके सभी बड़ी खबरों और मुख्य समाचार को विस्तार से। तो बिना समय गवाए चलते हैं आज की पहली बड़ी खबर की ओर। राहुल गांधी के बयान से गरमाई तेलंगाना की सियासत, बीजेपी बीआरएस ने बोला हमला। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि राहुल गांधी के दोरालू, सांपति, जमींदार और प्रजालू आम लोग वाले बयान ने तेलंगाना की राजनीति का सियासी पारा बढ़ा दिया है। राहुल के इस बयान पर सत्तारूढ़ भारत राष्ट्र समिति, बीआरएस और भाजपा ने तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। शुक्रवार को जगतियाल और आरमूर विधानसभा क्षेत्र में बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि बीआरएस एक परिवार की पार्टी है और इसने कांग्रेस को हराने के लिए भाजपा के साथ मिलकर काम किया है। उन्होंने कहा कि दोनों पार्टियां जमींदारों का प्रतिनिधित्व करती है और उन्होंने लोगों पर अत्याचार किया है। उनकी टिप्पणी पर शनिवार को बीआरएस एमएलसी के कविता और भाजपा के मुख्य प्रवक्ता के कृष्ण सागर राव ने प्रतिक्रिया व्यक्त की है। कृष्ण सागर राव ने कहा कि जैसा कि अपेक्षित था, राहुल गांधी तेलंगाना में बचकानी बयानबाजी कर रहे हैं। दोरालू, सांपति, जमींदार अब तेलंगाना में नहीं है। ये अतीत की बातें हैं। राहुल वर्तमान या भविष्य में नहीं बल्कि इतिहास में फंसे हैं। तेलंगाना के लोगों को अब भ्रष्टाचार मुक्त, वंशवाद मुक्त, लोकतंत्र संचालित सुशासन की जरूरत है जो केवल भाजपा ही दे सकती है। राव ने कहा कि राहुल का बौद्धिक दिवालियापन उनके विकृत और चालाकीपूर्ण बयानों से स्पष्ट होता है। कैसे उनकी मां ने तेलंगाना को एक अलग राज्य बनाया है। यह शर्मनाक है कि राहुल को इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं है कि 1956 में उनके दादा और पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने तेलंगाना का जबरदस्ती आंध्र प्रदेश में विलय कर दिया था, जिसके कारण 1960 से स्वशासन के लिए तेलंगाना में संघर्ष शुरू हुआ था। बयान में कहा गया है कि राहुल को सामयिक राजनीति की भी शिक्षा लेनी चाहिए। ये केंद्र की कांग्रेस सरकार थी जिसने 9 दिसंबर 2009 को सैद्धांतिक रूप से तेलंगाना को राज्य का दर्जा देने की घोषणा की और 25 दिसंबर को शर्मनाक तरीके से अपनी प्रतिबद्धता से पीछे हट गई, जिसके कारण सैकड़ों युवाओं ने संकट में अपना जीवन समाप्त कर लिया था। राहुल को पता होना चाहिए कि उनकी मां सोनिया गांधी और उनकी सरकार ने संसद में तेलंगाना विधेयक पेश करके निम्न स्तर का राजनीतिक खेल खेला, जबकि उनके पास दोनों सदनों में पर्याप्त ताकत नहीं थी। राव ने आगे कहा कि दावा किया कि अगर ये भाजपा नहीं होती तो तेलंगाना विधेयक संसद में पारित नहीं होता। राहुल का खुलेआम झूठ और फरेब फैलाना शर्मनाक है। ये भाजपा ही है जिसने तेलंगाना के गठन के लिए संसदीय मंजूरी को संभव बनाया। उधर बीआरएस नेताओं ने कहा कि गांधी स्थानीय राजनीति को समझे बिना स्थानीय राजनीति नेताओं द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट को पढ़ रहे थे कि कविता ने कहा गांधी परिवार का तेलंगाना के साथ एकमात्र रिश्ता विश्वासघात का झूठ का है। वह मंत्री वी प्रशांत रेड्डी ने एक बयान में कहा ये कांग्रेस ही है जो जाति और क्षेत्र भेदभाव के लिए जानी जाती है। राहुल गांधी केसीआर के पारिवारिक शासन के बारे में बात करते समय नेहरू अपनी मां, पिता और दादी का नाम हटा रहे हैं। वे वही गा रहे हैं जो उन्हें गाने के लिए कहा जा रहा है। वे स्थानीय भ्रष्ट कांग्रेस नेताओं द्वारा लिखी गई स्क्रिप्ट पढ़ रहे हैं। और वहीं दूसरी खबर है कि चंद्रबाबू नायडू को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने से तेलंगाना में टीडीपी को लगा झटका। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं आंध्र प्रदेश में कथित भ्रष्टाचार के एक मामले में तेलुगु देशम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू को न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के बाद टीडीपी की तेलंगाना इकाई असमंजस में नजर आ रही है, जिसके चलते टीडीपी के नेता दूसरे दलों
में बेहतर विकल्प तलाशने के लिए जा रहे हैं। टीडीपी के जिन 2 वरिष्ठ नेताओं ने पार्टी छोड़ी है, उनमें पूर्व विधायक रावुला चंद्रशेखर रेड्डी और रेवोरी प्रकाश रेड्डी शामिल हैं। दोस्तों, जहां पूर्व विधायक रावुला चंद्रशेखर रेड्डी बीआरएस में शामिल हो गए हैं, वहीं रेवोरी प्रकाश रेड्डी ने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ये तेलंगाना में टीडीपी के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि वो आगामी चुनावों में अधिकांश सीटों पर चुनाव लड़ना चाह रही है। उधर गोशामहल विधायक टी राजा सिंह ने ये सुझाव देकर भाजपा हलकों में एक दिलचस्प बहस छेड़ दी है कि पार्टी पूर्व मंत्री आले नरेंद्र के भाई आले श्याम को राज्य महासचिव नियुक्त कर सकती है। पार्टी से निलंबित राजा सिंह ने सिफारिश की है कि जिससे भाजपा में अटकलें लगाई जा रही हैं कि विधायक पार्टी को याद दिलाना चाहते हैं कि वो अभी भी गोशामहल टिकट के लिए दावेदार हैं। सूत्रों के मुताबिक पार्टी उनके निलंबन को रद्द नहीं करेगी, क्योंकि उन्होंने कर्नाटक चुनावों के दौरान श्रीराम सेना के स्थापना करने वाले भाजपा के बागी प्रमोद मुतालिक का समर्थन किया था। और वही तेलंगाना से खबर आ रही कि राहुल गांधी के खिलाफ केटीआर ने खोला मोर्चा, कहा शैतान की तरह दे रहा है उपदेश। जी हां, हम बात कर रहे हैं बीआरएस के कार्यकारी अध्यक्ष केटी रामा राव ने शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी की उस टिप्पणी पर पलटवार किया कि जिसमें उन्होंने कहा था कि राज्य में आगामी चुनाव दोराला सांपति प्रभुओं तेलंगाना और प्रजाला जनता तेलंगाना के बीच है। केटीआर ने उन्हें उपदेश देने वाले शैतान बताया। जी हां दोस्तों, पिछले 3 दिनों के दौरान तेलंगाना में विभिन्न बैठकों में राहुल गांधी ने मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव की सरकार को सांप्रदायिक करार देते हुए आरोप लगाया कि 30 नवंबर के होने वाले विधानसभा चुनाव के दौरान लड़ाई दोराला सांप्रदायिक तेलंगाना और प्रजाला जनता तेलंगाना के बीच है। दोस्तों, केटीआर ने पीटीआई से बातचीत के दौरान कहा कि मैं उन्हें उनकी अपनी दादी पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की याद दिला दूं। इंदिरा जी ने हमें इस देश का एकमात्र आपातकाल दिया था, इसलिए भारत के स्वतंत्रता इतिहास में श्रीमती इंदिरा गांधी से बड़ा कोई तानाशाह नहीं हुआ। इसलिए कृपया हमें सबक सिखाने की कोशिश ना करें, लोकतंत्र के गुण सिखाने की कोशिश मत करो। ऐसा लगता है कि जैसे शैतान उपदेश दे रहा है। रामा राव ने आगे कहा कि उन्होंने राहुल गांधी जैसा बिना तैयारी वाला राजनेता नहीं देखा है, क्योंकि वो हर दूसरे दिन एक नए राज्य में पहुंचते हैं और आज की स्क्रिप्ट क्या है जैसे सवाल पूछना शुरू कर देते हैं। इस बीच बीआरएस एमएलसी के कविता ने राहुल गांधी की इस टिप्पणी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि तेलंगाना के साथ उनका रिश्ता राजनीतिक नहीं है बल्कि पारिवारिक है। उन्होंने कहा कि गांधी परिवार का तेलंगाना के साथ एकमात्र रिश्ता विश्वासघात और पिछड़ेपन का है। उन्होंने आरोप लगाया कि ये पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे, जिन्होंने 1950 के दशक के दौरान तेलंगाना को आंध्र प्रदेश में विलय कर दिया था और ये इंदिरा गांधी थी जिन्होंने 1969 में एक अलग तेलंगाना को अस्वीकार कर दिया था, जिसके परिणाम स्वरूप कई छात्रों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। और वही अगली बड़ी खबर बता दें कि अखिलेश बयान पर भड़की सपा, कमलनाथ को बताया छुट भैया नेता। एसपी चीफ बोले जिनके नाम में ही कमल हो वे क्या। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस में शुरू हो गई रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस नेता की बयानबाजी के बाद अखिलेश यादव का भी लगातार पलटवार जारी है। दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर सपा और कांग्रेस में शुरू हुई रार खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। कांग्रेस नेताओं की बयानबाजी के बाद से नाराज हुए अखिलेश का
लगातार पलटवार जारी है। एमपी में सीटों के बंटवारे को लेकर अखिलेश यादव के माथे पर गुस्सा साफ नजर आ रहा है। पहले अखिलेश यादव ने यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को चिरकुट नेता बताया। इसके बाद कांग्रेस को इन जैसे नेताओं से सपा के बारे में बोलने को लेकर नसीहत दे डाली और इसके बाद अब सपा प्रमुख ने कमलनाथ के बयानबाजी के बाद उन्हें चुटभैया नेता बता दिया। सपा के कार्यक्रम में हरदोई पहुंचे अखिलेश यादव पत्रकारों से बात कर रहे थे। पत्रकारों ने जब अखिलेश से कमलनाथ द्वारा दी गई टिप्पणी को लेकर सवाल किया गया तो उन्होंने पूर्व सीएम कमलनाथ के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि कमलनाथ ने ये सही कहा। अखिलेश कौन है? अखिलेश है। अगर वो इस तरह की बातें कहते हैं तो समाजवादी पार्टी भी कह सकती है, लेकिन हम नहीं चाहते इसमें शामिल हों। हमारे रिश्ते बहुत अच्छे हैं कमलनाथ से, उनका नाम बहुत अच्छा है, जिनके नाम में कमल है वो अखिलेश नहीं अखिलेश ही कहेंगे। दरअसल समाजवादी पार्टी प्रमुख मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सबसे पुरानी पार्टी और सपा के बीच गठबंधन बनाने में विफल रहने के बाद कांग्रेस की कड़ी आलोचना कर रहे हैं। तो दोस्तों, मध्य प्रदेश विधानसभा कार्यक्रम को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ किसी कार्यक्रम में शामिल होने के लिए जा रहे थे। इस दौरान उनसे अखिलेश यादव को लेकर सवाल किया गया और इस पर कमलनाथ ने कहा, छोड़ो भाई अखिलेश वखिलेश। दोस्तों, एमपी के पूर्व सीएम कमलनाथ द्वारा अखिलेश यादव को लेकर दिए गए बयान के बाद सपा नेता कांग्रेस और उनके नेताओं पर लगातार पलटवार कर रहे हैं। शिवपाल यादव के बाद अब चाचा राम गोपाल यादव ने भी कमलनाथ पर पलटवार करते हुए उन्हें चुटभैया नेता बताया। उन्होंने कहा, रहने दो यार, हमें इस पर कुछ नहीं कहना है, चुटभैया नेता हैं ये सब, इसके अलावा मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। अखिलेश यादव ने पहले ही इस पर कमेंट कर दिया है, मैं अब रिपीट नहीं करूंगा। तेलंगाना में सीएम केसीआर का दावा, कहा तेलंगाना पोल्स के हिसाब से बीआरएस 95 से लेकर 105 विधानसभा सीटें जीतेगी। जी, हम बात कर रहे हैं कि आगामी तेलंगाना विधानसभा चुनावों को लेकर राज्य में चुनावी बिगुल बज गया है और ऐसे में भारत राष्ट्र समिति बीआरएस 119 सदस्य सदन में 95 से लेकर 105 सीटें हासिल करने का दावा भी किया गया है और ये दावा राज्य के सीएम व बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव केसीआर ने किया है। उन्होंने विश्वास जताया है कि उनकी पार्टी आगामी विधानसभा चुनावों में विजय होगी। गजवेल में एक व्यापक निर्वाचन क्षेत्र स्तरीय बीआरएस बैठक में केसीआर बोल रहे थे, ये कहते हुए कि हालांकि 2016 में नोटबंदी और कोविड-19 महामारी के कारण तेलंगाना की आर्थिक वृद्धि कम हो गई थी, जिसके बाद वित्तीय बाधाओं के कारण कुछ विकास कार्यक्रम धीमे हो गए। उन्होंने कहा कि देश के सबसे युवा राज्य ने कई कठिनाइयों और बलिदानों के माध्यम से विकास में नई ऊंचाइयां हासिल की हैं। एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार लोगों से पार्टी के उम्मीदवारों को भारी बहुमत से जिताने के लिए कड़ी मेहनत करने का आह्वान करते हुए राव ने कहा कि राज्य अपने विकास के महत्वपूर्ण चरण में पहुंच गया है और चल रही विकास और कल्याणकारी योजनाओं को जारी रखने के लिए बीआरएस को फिर से जीतना चाहिए। सीएम केसीआर ने कहा कि हमें वर्तमान विकास और उपलब्धियों से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। उत्कृष्टता के लिए प्रयास करना एक सतत प्रक्रिया है और हमें लोगों को अच्छी गुणवत्ता वाला जीवन प्रदान करना चाहिए। दोस्तों, आपको बता दें कि तेलंगाना में एक चरण में मतदान होंगे। 30 नवंबर को राज्य में वोट डाले जाएंगे, वहीं 3 दिसंबर को चुनावी नतीजे आ जाएंगे। नामांकन की आखिरी तारीख 10 नवंबर और नामांकन की जांच 13 नवंबर को है। इसके साथ ही नाम वापसी 15 नवंबर को है।
तेलंगाना चुनाव प्रचार में राहुल गांधी ने जातिगत जनगणना की पैरवी की और सभी वर्गों के विकास के लिए बताया आवश्यक। जी हम बात कर रहे हैं कि तेलंगाना विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस का प्रचार करने पहुंचे सांसद राहुल गांधी ने समाज के सभी वर्गों के समान विकास के लिए जातिगत जनगणना की पैरवी की है। कांग्रेस नेता ने कहा, तेलंगाना में सरकार में आते ही उनकी पार्टी राज्य में जाति के आधार पर जनगणना करवाएगी। कांग्रेस तेलंगाना में सत्ता में आ रही है और ये दावा करते हुए राहुल गांधी ने कहा, चुनाव दोरालू और प्रजालू, स्वामी और जनता के बीच मुकाबला था। इसके साथ ही राहुल गांधी सिंगरेनी में कोयला खदानों के श्रमिकों से मिले और तेलंगाना में कांग्रेस पार्टी के सत्ता में आने पर उन्हें सहायता देने का आश्वासन दिया। राहुल गांधी ने कहा कि जाति जनगणना एक मरीज की एक्सरे रिपोर्ट की तरह काम करेगी। इससे सरकार को पता चल जाएगा कि देश को क्या परेशानी है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने दावा किया कि कांग्रेस तेलंगाना में स्पष्ट बहुमत के साथ आ रही है। कांग्रेस की बस यात्रा के दौरान राहुल गांधी जाति जनगणना का आदेश अभी तक नहीं देने के लिए तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जवाबदेह ठहराया। कांग्रेस नेता ने दावा किया कि जाति जनगणना से दलितों, आदिवासियों और अति पिछड़ा वर्गों की वास्तविक सामाजिक स्थिति का पता चलेगा। जाति जनगणना से ये पता चल जाएगा कि किस जाति के कितने लोग हैं। उन्होंने जनगणना के लाभ को बताते हुए कहा कि जनगणना से ये निर्धारित करना आसान हो जाता है कि हमें किसके जीवन स्तर में बेहतर और संतुलित सुधार के लिए कितने पैसे का बजट बनाना है। उन्होंने बताया कि कांग्रेस शासित राज्यों छत्तीसगढ़, राजस्थान और कर्नाटक की सरकार को जाति जनगणना करने के लिए कहा गया है, जहां पर जल्द जाति जनगणना शुरू हो जाए। दोस्तों, राहुल गांधी ने यह भी कहा कि जाति जनगणना से यह भी पता चलेगा कि तेलंगाना का कितना पैसा मुख्यमंत्री के परिवार की जेब में गया था। इसके साथ उन्होंने सवाल किया कि क्या देश में ओबीसी की अभी सिर्फ 5% है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव पर हमला बोलते हुए राहुल गांधी ने कहा कि भ्रष्टाचार का तेलंगाना मॉडल दूसरे राज्यों में निर्यात किया जा रहा है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने दावा किया कि तेलंगाना सबसे भ्रष्ट राज्य है, लोगों से लाखों करोड़ रुपए छीन लिए गए हैं। तो महुआ मोइत्रा को मिला केटीआर का फुल सपोर्ट, कहा सरकार उन्हें परेशान कर रही, वो सही दिशा में है। जी हम बात कर रहे हैं कि संसद में सवाल पूछने के बदले एक बिजनेसमैन से कैश और गिफ्ट लेने के आरोपों से घिरी तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा को तेलंगाना की मंत्री केटी रामा राव यानी केटीआर का समर्थन मिला है। केटी रामा राव ने कहा कि सरकार जादू टोना कर रही है और उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रही है। केटीआर ने कहा कि मुद्दा क्या है, अगर सरकार के पास सवालों के जवाब हैं तो संसद में पूछे जा रहे सवाल सही है या गलत। जब भी अडानी के बारे में सवाल उठाए जाते हैं तो सरकार परेशान क्यों हो जाती है। मुझे लगता है कि सरकार जादू टोना कर रही है और उन्हें परेशान करने की कोशिश कर रही है। मेरा पूरा समर्थन महुआ मोइत्रा को है। उन्होंने आगे कहा कि टीएमसी सांसद संसद में लड़ रही हैं और मुझे लगता है कि वे बहादुरी से लड़ रही हैं। मैं इस पर उनका पूरा समर्थन करता हूं। मुझे लगता है कि सवाल ये होना चाहिए कि क्या वो सही दिशा में उंगलियां उठा रही हैं या नहीं, और मेरा मानना है कि वो सही दिशा में है। इसके पहले दिन तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी का एजेंडा मुझे लोकसभा से बाहर निकालना है। मोइत्रा ने एक्स पूर्व में ट्विटर पर पोस्ट किया कि चेयरमैन एथिक्स कमेटी खुलेआम मीडिया से बात करते हैं, कृपया नीचे लोकसभा नियम देखें। एक शपथ पत्र मीडिया तक कैसे पहुंचता है, चेयरमैन को पहले इसकी जांच करानी चाहिए कि ये लीक कैसे हुआ। मैं दोहराती हूं कि बीजेपी का एक सूत्रीय एजेंडा है, मुझे अडानी पर चुप कराने के लिए लोकसभा से निष्कासित करना है। दोस्तों, संसदीय
प्रचार समिति के अध्यक्ष विनोद सोनकर ने आश्वासन दिया कि समिति कैश फॉर क्वेरी विवाद से जुड़ी हर चीज की जांच करने के बाद किसी नतीजे पर पहुंचेगी। उन्होंने आगे बताया कि 26 अक्टूबर को एथिक्स कमेटी की बैठक बुलाई गई है, जहां टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से भी पूछताछ की जाएगी और बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे को भी सबूतों के साथ मौजूद रहने के लिए कहा जाएगा। और वही अगली खबर है देश की राजधानी दिल्ली से। दिल्ली में छठ पूजा पर पूर्वांचल के लोगों को मिलेगी हर सुविधा। एमसीडी ने जारी किया इतना बजट। जी हम बात करें देश की राजधानी दिल्ली में छठ पूजा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं और त्योहार के दौरान घाटों पर श्रद्धालुओं को हर तरह की सुविधा देने के लिए एमसीडी ने एक बार फिर बड़ा ऐलान किया है। छठ पूजा के लिए एमसीडी हर वार्ड में 40,000 रुपए खर्च करेगी। दिल्ली की मेयर शैली ओबराय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए बताया कि राजधानी में रह रहे पूर्वांचल के लोगों को छठ पर्व के दौरान सभी तरह की सुविधाएं दी जाएंगी और इसके लिए हर वार्ड में 40,000 रुपए के बजट आवंटन को मंजूरी दी गई है। आपको बता दें कि दिल्ली में एमसीडी के अंतर्गत 250 वार्ड आते हैं। दिसंबर 2022 में हुए एमसीडी के चुनाव में आम आदमी पार्टी को जीत मिली थी और शैली ओबराय नई मेयर चुनी गई थी। इस साल दिवाली का त्योहार नवंबर में है और उसके 6 दिन बाद छठ पूजा होगी। दिल्ली में बड़ी संख्या में बिहार और पूर्वी उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं जो छठ का त्योहार मनाते हैं। ऐसे में दिल्ली सरकार और एमसीडी छठ पूजा को लेकर जोर शोर से तैयारियों में जुटी हुई है। गौरतलब है कि छठ का त्योहार मुख्य तौर पर बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। साथ ही जिन राज्यों में पूर्वांचल के लोग रहते हैं वहां भी भव्य तरीके से छठ पूजा का आयोजन होता है। और दोस्तों मैं एक खबर बता दें कि राहुल गांधी की सांसदी रद्द करने की मांग लेकर पहुंचे वकील। सुप्रीम कोर्ट ने लगाया 1 लाख का जुर्माना। जी हम बात कर रहे हैं कि मोदी सरनेम को लेकर की गई राहुल गांधी की टिप्पणी से जुड़े केस में भले ही उन्हें राहत मिल गई हो, लेकिन ये मामला अक्सर किसी न किसी वजह से सुर्खियों में आ ही जाता है। अब एक बार फिर से ये केस खबरों में है। दरअसल इस मामले में राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली को अशोक पांडे नाम के एक वकील ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन कोर्ट ने न केवल उसकी याचिका को खारिज किया बल्कि वकील पर 1 लाख रुपए का जुर्माना भी लगा दिया। आपको बता दें कि मोदी सरनेम वाले में राहुल गांधी को दोषी मानते हुए सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा सुनाई गई थी, जिसके बाद लोकसभा से उनकी सदस्यता रद्द कर दी गई और इस सजा को राहुल गांधी ने हाई कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन उन्हें वहां से कोई राहत नहीं मिली। राहुल गांधी ने इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और उनकी सजा पर स्टे लगा दिया गया। सजा पर स्टे लगने के बाद राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता भी बहाल कर दी गई और शुक्रवार को एक वकील ने राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता बहाली के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया और याचिकाकर्ता वकील पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। जस्टिस BR गवई की अध्यक्षता वाली बेंच ने अपने फैसले में कहा कि ये याचिका एक तरह से कानून के प्रक्रिया के दुरुपयोग है, क्योंकि मामले में याचिकाकर्ता के किसी भी मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं हुआ है। आपको बता दें कि मार्च 2023 में मोदी सरनेम मामले में सूरत कोर्ट से 2 साल की सजा मिलने के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की सदस्यता रद्द कर दी थी और इसके बाद 4 अगस्त को जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सजा पर स्टे लगाया तो उनके लोकसभा सदस्यता फिर से बहाल कर दी गई। राहुल गांधी केरल की वायनाड लोकसभा सीट से सांसद हैं। मामले को लेकर कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि अडानी का मुद्दा सांसद में उठाने से मोदी सरकार राहुल गांधी से डर गई और इसलिए पूरी प्लानिंग के साथ उनकी सदस्यता रद्द कराई।
और वही दोस्तों अगली खबर में प्रशांत किशोर ने बताया मिशन 2024 का ब्लूप्रिंट, कहा लोकसभा चुनाव में जन सुराज की क्या होगी रणनीति। फिलहाल राज्य के हर पंचायत के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है ताकि वहां की समस्याओं और विकास कार्यों की स्थिति का आकलन किया जा सके। हर पंचायत से ऐसे लोगों की तलाश की जा रही है जो एक विकल्प चाहते हैं। दोस्तों जन सुराज अभियान के कर्ता धर्ता प्रशांत किशोर ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपनी रणनीति की घोषणा कर दी है। पीके ने कहा कि इस जन सुराज चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन अभियान से जुड़ा कोई कैंडिडेट मैदान में उतरता है तो उसकी जीत के लिए पूरी ताकत झोंक देंगे। उन्होंने एमएलसी चुनाव का उदाहरण देते हुए जीत की रणनीति का ब्लूप्रिंट भी साझा किया है। प्रशांत किशोर की जन सुराज पदयात्रा इन दिनों से सीतामढ़ी में चल रही है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए पीके ने कहा कि जन सूरज अभी कोई पार्टी नहीं है और इसलिए चुनाव लड़ने का सवाल नहीं उठता, लेकिन इस परिवार से जुड़ा हुआ कोई व्यक्ति अगर लोकसभा का चुनाव लड़ता है तो उसमें मेरी जो भी ताकत या समझ है उसका पूरा उपयोग किया जाएगा। ये जन सुराज अभियान से जुड़े लोगों को तय करना है कि चुनाव लड़ने को तैयार है या नहीं। हमारी ओर से कोई प्रेशर या पैरवी नहीं है। पत्रकारों को संबोधित करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा कि यात्रा की शुरुआत में ही कह दिया था कि ये कोई पार्टी नहीं है और प्रशांत किशोर इसके नेता नहीं है। फिलहाल हम लोग बिहार के जिलों में घूम घूम कर लोगों को राज्य की वर्तमान राजनीतिक, आर्थिक और प्रशासनिक व्यवस्था से अवगत करा रहे हैं। उन्होंने कहा कि फिलहाल राज्य के हर पंचायत के लिए एक ब्लूप्रिंट बनाया जा रहा है ताकि वहां की समस्याओं और विकास कार्यों की स्थिति का आकलन किया जा सके। तो दोस्तों ये थी अब तक की सभी बड़ी खबरों की अपडेट्स। टुडे ब्रेकिंग न्यूज और लेटेस्ट खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दें अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के साथ। तो दोस्तों फिर मिलेंगे काम की खबरों और सरकारी योजनाओं की एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।